हेलो, वेलकम टू संजीवनी डीएसटीएल। दिस इज शेखर कुशरेष्ठा बिफोर यू। आज मैं आपके लिए सीबीसीटी का एक प्रीवियस पेपर लेके आया हूं जो कि 15 मई 2022 का है, शिफ्ट 2। आज मैं आपको इसका कंप्यूटर सेक्शन के सभी 12 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। तो आप इसका एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे 52 क्वेश्चंस आप जो है इसके देखिए, और यदि आपको उनसे संबंधित कोई और भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। ऐसे ही हम आगे भी और भी कई पेपर मैं आपको इसमें सॉल्व करवाऊंगा। अभी जो जुलाई में एग्जाम्स आने वाला है सीपीसीटी का, उससे संबंधित और उसके प्रीवियस पेपर और अन्य प्रैक्टिस सेट भी मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं आज का पेपर। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको जो है शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और अपने अन्य मित्रों के साथ भी साझा कीजिए। थैंक यू। सीपीसीटी प्रीवियस पेपर 15 मई 2022 शिफ्ट 1 का ये पेपर है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मैं कमांड होते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जाता है। पॉइंटर, मेन्यू, आइकन और बटन, इनमें से किसके अंदर कमांड होते हैं? तो देखो, पॉइंटर तो ऐसा कुछ है नहीं है, पॉइंटर में कोई कमांड नहीं होते हैं। इसका आंसर मेन्यू बनेगा। मेन्यू में कमांड होते हैं। बाकी आइकन पर क्लिक करके अपन जो है कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पर दिखाई देता है, छोटी छोटी पिक्चर्स होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अपन आइकन कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है। और पॉइंटर माउस का पॉइंटर होता है जिसके द्वारा अपन कहीं भी पॉइंट करते हैं। बटन भी एक टूल होता है, आपका ग्राफिकल टूल होता है जिस पर क्लिक किया जाता है। पर कमांड का कलेक्शन क्या है? इसमें मेन्यू है, यानी कि मेन्यू के अंदर क्या कहते हैं? कमांड रहते हैं। जो पुराना वर्जन था आपका एमएस ऑफिस का, उसमें मेन्यू बार होते थे, उसमें कई सारे कमांड अपने को मिलते थे। अब उसमें रिबन आ गया, रिबन के अंदर उसमें कमांड होते हैं, पर इसका आंसर आपका मेन्यू बनेगा। अगला क्वेश्चन, आप एमएस एक्सेस 2010 का उपयोग कर रहे हैं, तो निम्न में से किस एमएस एक्सेस डेटा टाइप का उपयोग टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जो टेक्स्ट फील्ड में संग्रहित डेटा के लिए बहुत लंबी होती है? ठीक है, तो एक्सेस का डेटा टाइप पूछा गया है, कौन सा होता है जिसमें बहुत बड़े साइज का टेक्स्ट डेटा स्टोर हो सकता है? तो देखा जाए तो ये चारों जो है आपका एक्सेस के ही डेटा टाइप है, टेक्स्ट, नंबर, मेमो और करेंसी। पर इसमें टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए दो डेटा टाइप उपयोग में आते हैं, टेक्स्ट और मेमो। टेक्स्ट में मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो 255 कैरेक्टर की होती है, 255 कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं। पर मेमो के अंदर इसमें बहुत बड़े साइज में डेटा स्टोर किया जा सकता है, अप टू 2 GB तक का डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर मेमो बनेगा। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो एमएस एक्सेस के नए वर्जन जो आए हैं अभी, उनमें जो है आपका टेक्स्ट को शॉर्ट टेक्स्ट का नाम दिया गया है और मेमो को नाम दिया गया है लॉन्ग टेक्स्ट का। तो यहाँ पे नाम भी चेंज हो गए हैं नए वर्जन में। 2013 का जो एमएस एक्सेस है या 16 एमएस एक्सेस है उसमें, और पुराने वर्जन में टेक्स्ट और मेमो के नाम से ये आता था। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग डेटा को सीधे सेल में संपादित करने के बजाय एक वर्कशीट में दर्ज और संपादित करने के लिए किया जाता है? तो यहां पर देखो, संपादित करने का मतलब है एडिट करना। तो आप सीधे सेल में एडिट ना करके उसे आप कहां पर और एडिट कर सकते हैं? तो देखो, एडिट करने के लिए आपका फॉर्मूला बार का उपयोग होता है। आप सेल में जो कुछ भी टाइप करते हैं वो सभी वैल्यू आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देती है। आप सेल में एडिट नहीं करना चाहते हैं तो फॉर्मूला बार में भी एडिट कर सकते हैं। अच्छा, एडिट करने के लिए भी कई तरीके होते हैं। एक तो यही तरीका है आपका फॉर्मूला बार से एडिट करना है। आप एक जो है इसमें F2 की का प्रयोग करके भी एडिट कर सकते हैं, सेल को एडिट कर सकते हैं, या आप सेल में डबल क्लिक करके भी आप उसकी वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि एडिट करने से संबंधित कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो आपको याद रखना है, सेल वैल्यू को एडिट करने के 3 तरीके होते हैं, फॉर्मूला बार से, शॉर्टकट की से, और एक आपका जो सेल है उसमें डबल क्लिक करके भी आप उसको एडिट
कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में GUI का पूर्ण नाम क्या है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबको इसका आंसर पता होगा। आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये इसका आंसर बनेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये आपका इसका पूर्ण नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेटा और प्रोग्राम के अस्थायी भंडारण के लिए प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो अस्थायी भंडारण का मतलब होता है आपका परमानेंट रूप से आप नहीं स्टोर करना चाहते, कुछ समय के लिए डेटा स्टोर करना चाहते हैं, टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टोर करना चाहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी का नाम पूछा गया है यहाँ पर, वो रैम होती है आपकी। ठीक है, कौन सी है? रैम। तो रैम का उपयोग अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए होता है, जबकि रोम का उपयोग आपका जो है परमानेंट रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, क्या कहलाते हैं? यानी कि कंप्यूटर से जुड़े हुए जो डिवाइसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैंने जब लेक्चर लिया है, पढ़ाया है आप लोगों को, तो कई बार ये क्वेश्चन बताए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए आपने देखा होगा, ये सभी क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पेरिफेरल। क्या आंसर बनेगा? पेरिफेरल। पेरिफेरल ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में अलग से अटैच किए जाते हैं पोर्ट के माध्यम से, या आप उनको बाहर से जोड़ते हैं, तो वो सब डिवाइस क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल। तो ये मैंने कई बार बताया हुआ है पहले भी। कंप्यूटर में तार्किक संचालन निम्न में से किसके लिए किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है? आपका तार्किक संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो, तार्किक संचालन का मतलब होता है आपका लॉजिकल कैलकुलेशन, जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो कंप्यूटर में अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का काम होता है ALU का। तो इसका आंसर बनेगा ALU। ठीक है, तार्किक का मतलब हो गया यहाँ पर लॉजिकल। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन को किसके द्वारा सॉल्व किया जाता है? ALU के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सिस्टम घटकों को जोड़ता है, सिस्टम यूनिट के साथ संवाद करने के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस को अनुमति देता है। कौन देता है? इसमें ये पूछा गया है, यानी कौन सारे सिस्टम एलिमेंट्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और उनके बीच में जो है इनपुट आउटपुट करने की और कम्युनिकेशन करने की अनुमति देता है। तो अगर इन 4 ऑप्शन में बात की जाए तो मदरबोर्ड जो है आपका वो मेन कंपोनेंट होता है, जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है, और सिस्टम से जितने भी भाग हैं आपके, जो भी इनपुट आउटपुट हार्डवेयर हैं आपका, उन सबको आपस में जोड़े रखने का काम किसका रहता है? मदरबोर्ड का रहता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका मदरबोर्ड। ठीक है, अच्छा, मदरबोर्ड में किसके माध्यम से हम सभी हार्डवेयर वगैरह को जोड़ते हैं? तो मैंने कई बार बताया हुआ है, स्लॉट और पोर्ट के माध्यम से हम हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ में। लाइनेक्स में फाइल और डायरेक्टरी के साथ अनुमति प्रदर्शित करने के लिए ls कमांड के साथ निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? तो देखो, ls कमांड जो होती है लाइनेक्स में, उसका उपयोग होता है कंप्यूटर में मौजूद डायरेक्टरीज और फाइलों की लिस्ट को प्रदर्शित करने के लिए, और उनके साथ में उनकी परमिशन को भी दर्शाना है। तो आप ls के साथ में l का उपयोग करेंगे, तो आपका जो है परमिशन भी दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ls कमांड आपको याद रखनी है, लिस्ट दर्शाती है आपका लाइनेक्स में। जैसे डॉस में आपका एक कमांड होती है, मैंने शायद पहले बताया भी है आपको, डॉस में कौन सी कमांड इस काम के लिए उपयोग में आती है। तो डॉस में आपका जो है dir कमांड उपयोग में आती है, लाइनेक्स में वही काम आपका ls कमांड करती है। उपयोगकर्ता परिवर्तनीय रीड ओनली मेमोरी रोम है, जो उपयोगकर्ताओं को किसी एप्लीकेशन में संग्रहित डेटा को बार बार मिटाने और पुनः प्रोग्राम करने की अनुमति देता है। यानी कि ऐसी रीड ओनली मेमोरी जिसमें मौजूद डेटा को हटाया जा सके और दोबारा से लिखा जा सके, वो क्या कहलाती है? ये पूछा गया है। EEPROM, ऑडियो रैम, मल्टीमीडिया और वीडियो रैम। तो देखो, मैंने पहले ही बताया रोम का पूछा गया है, और रोम के रूप में यहाँ पे आपका EEPROM है, इलेक्ट्रिकली रीडेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इसका आंसर बनेगा।
जो ईपीओम होता है उसके दो टाइप होते हैं, ईईपीओम होता है, एक यूवीईपीओम होता है आपका। तो इन दोनों में पुराना मौजूद डेटा हटाया जा सकता है अलग अलग तरीके से, और नए डेटा को हम इसमें लिख सकते हैं। आपको एक कमेंट करना और कमेंट करके मुझे बताना कि ज़ूम के अंदर क्या किस तरह का डेटा स्टोर होता है, क्या डेटा स्टोर होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, एक डिजिटल ट्री, डिसीजन ट्री एक पिरामिड या मैट्रिक्स संरचना बना सकता है, एक प्रक्रिया में चरणों का वर्णन करता है, यह या एक समय में घटनाओं को प्रदर्शित कर सकता है। यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना हो, आपको डिसीजन ट्री बनाना हो, पिरामिड बनाना हो, मैट्रिक्स बनाना हो, इन सब के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। सादा सा क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, टेबल, स्मार्ट आर्ट, वीडियो और पिवट टेबल। तो देखो मैंने ये कई बार आपको पढ़ाया हुआ है, जब मैंने एमएस वर्ड बताया है तो उसमें मैंने बताया हुआ है एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलती है, जिसमें आपको ये सभी चीजें बनाने की सुविधा मिलती है। कौन कौन सी, जैसे आप लिस्ट बना सकते हैं, प्रोसेस बना सकते हैं, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, इन सबको बनाने की सुविधा आपको कहां पे मिलती है, स्मार्ट आर्ट के अंदर मिलती है। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा, स्मार्ट आर्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क लैन के माध्यम से जुड़े कंप्यूटरों के बीच तथा साथ ही इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से बड़े पैमाने पर नेटवर्क पर संचार करने की अनुमति देता है। कौन देता है, ऊपर आपका पूछा गया है कि कौन सी डिवाइस आपको लैन के माध्यम से कनेक्टेड कंप्यूटर्स के बीच संचार करने की अनुमति देता है। तो पैरेलल पोर्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सीरियल पोर्ट और यूएसबी पोर्ट। तो देखो भाई ऐसा पूछा गया है इसमें कि लैन में कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच संचार की अनुमति कौन देता है आपको। तो इसमें पोर्ट तो आते नहीं है आपके, इसमें एनआईसी कार्ड आएगा आपका। इसका आंसर बनेगा एनआईसी कार्ड। देखो आपको ये कार्ड दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसमें इस एनआईसी कार्ड में अपन ईथरनेट पोर्ट को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर लैन केबल लगाई जाती है, ईथरनेट पोर्ट दिया हुआ है आपका ये, इसमें आपका ट्विस्टेड पेयर केबल या टीपीसी केबल को कनेक्ट करते हैं अपन। ये जो आपका पोर्ट है इसमें RJ45 कनेक्टर लगाया जाता है। यहाँ पर ये जो है पीसीआई कनेक्शन दिया हुआ है, इसको हम पीसीआई स्लॉट पर लगा देते हैं। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये आपको जो है यहाँ पर आंसर बनेगा। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद अपने डेटा को स्टोर या अपने पास रखता है, उसे निम्न में से किस प्रकार संदर्भित किया जाता है। यानी कि आपको एक स्टोरेज डिवाइस का नाम पूछा गया है जो लाइट चले जाने पर भी अपने डेटा को स्टोर करके रख सकता है। तो वोलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थिर मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी कि स्थिर मेमोरी आपकी, अनुक्रमिक सिक्वेंशियल स्टोरेज और डायरेक्ट स्टोरेज। तो देखो यहाँ पर लाइट जाने के बाद भी डेटा स्टोर है, तो निश्चित सी बात है आपका वो कौन सी मेमोरी होगी, स्थिर मेमोरी। स्थिर का मतलब हो गया गैर अस्थिर, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज इसका आंसर बनेगा। नॉन वोलेटाइल, उन्होंने क्या है स्थिर नहीं लिखा, उन्होंने गैर अस्थिर लिख दिया, तो थोड़ा सा घुमा दिया है। आप इंग्लिश से पहचान लें, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, ये सब इसी का एक उदाहरण है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस का। और वोलेटाइल का क्या उदाहरण होगा, आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होगी निम्न में। आपका एक आध एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो उसको लिखें। किसी भी बायोमेट्रिक्स प्रणाली में काम में लिया जाने वाला विशिष्ट प्रतिक्रिया क्रम क्या होगा। तो बायोमेट्रिक्स प्रणाली का मतलब क्या होता है आपका, जिसमें हम अपने फिंगर स्कैनिंग करते हैं, रेटिना स्कैनिंग करते हैं, वॉइस रिकग्नाइजेशन करें, तो वो बायोमेट्रिक सिस्टम कहलाता है। एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है आपका, सिक्योरिटी चेकिंग सिस्टम होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए। आपने देखा होगा इस पॉइंट में से, इस टॉपिक में से हर बार एक ना एक क्वेश्चन बनता है आपका। तो क्या क्रम होना चाहिए, इसका क्रम पूछा गया है। अधिकृत करना, कैप्चर करना, डेटाबेस में एनरोल करना, फिर मिलान करना और फिर डिसीजन लेना।
यही इसका सही क्रम होगा आपका। यानी कि पहले आपका फोटो कैप्चर किया जाएगा, फिर उसको डेटाबेस में एनरोल किया जाएगा, ठीक है, फिर पुराने रिकॉर्ड से मैच किया जाएगा, और अगर मैच हो जाता है तो फिर आपको परमिशन दे दी जाएगी। उदाहरण देता हूं, जैसे आपका मोबाइल है, आप जब भी मोबाइल ऑन करते तो आपका मोबाइल में आपने देखा होगा कि फिंगरप्रिंट जो है एक स्कैनर होता है, उसमें आपने अपना अंगूठा लगाया तो वो पहले आपके अंगूठे, वर्तमान में जो आपने अंगूठा लगाया उसको स्कैन करेगा और पहले से सेव्ड उसके डेटाबेस में जो रिकॉर्ड है उससे मैच करेगा, और आपको अगर आपकी पहचान सही है तो आपको परमिशन देता है मोबाइल को एक्सेस करने की। तो वो एक उदाहरण है आपका, किसका उदाहरण है, बायोमेट्रिक स्कैनिंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ने डीवीडी का स्थान लिया है, निम्न में से किसने डीवीडी का स्थान लिया है? सीडी, चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय टेप और ब्लू रे डिस्क। यानी कि किसके स्थान पर बीडी आई है आपकी, या डीवीडी आई है, या डीवीडी को रिप्लेस करके क्या मार्केट में आया है? तो डीवीडी को रिप्लेस करके आपका ब्लू रे डिस्क मार्केट में आई है। तो आपको इसका क्रम याद रखना है। पहले 1982 में सीडी आया था आपका, सोनी कंपनी ने बनाया था, फिर डीवीडी आया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आपका 1995 में, एंड इंटू 2006 आपका बीडी आया है, ब्लू रे डिस्क। इनमें साइज का या स्टोरेज कैपेसिटी का अंतर होता है आपका। सीडी 700 मेगाबाइट डेटा स्टोर करता है, एमबी डेटा स्टोर करता है। डीवीडी अप टू 17 जीबी यानी कि 4.75 जीबी से लेकर के 17 जीबी तक डेटा स्टोर कर सकता है, और बीडी जो है वो 25 जीबी से लेकर के 128 जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है पहुंच नियंत्रण प्रणाली या एक्सेस कंट्रोल का एक उदाहरण है, यानी कि निम्न में से क्या एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है? इंटरनेट, रेटिना स्कैन, वाईफाई और हॉटस्पॉट। तो देखो इसमें एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है, आप किसी डिवाइस को एक्सेस करना चाहते हो तो इनमें से किसका उपयोग किया जाएगा उस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए? तो स्कैनिंग या रेटिना स्कैन एक इसका उदाहरण बनेगा। कैसे? उदाहरण देता हूं, जैसे आप अपने मोबाइल को ओपन करना चाहते हो या एक्सेस करना चाहते हो, तो मोबाइल को जब आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसमें अपना फेस स्कैन करते हैं, तो फेस स्कैन हुआ, रेटिना स्कैन हुआ, ये सब किसके उदाहरण है आपका? ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड है। आपको यहाँ पे एक मैंने चार्ट भी दिया हुआ है, आप इस चार्ट में देखो फिंगरप्रिंट हो गया, रेटिना हो गया, आईस स्कैन हो गया, आपका आवाज को पहचानना, स्पीकर रिकॉग्नाइजेशन हो गया, फेशियल हो गया। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जो कि एक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स होता है आपका। तो इसको याद रखना है, ये चार्ट में जो जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उन सभी को आपको ध्यान में रखना है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कहलाते हैं, ये आपके बहुत इंपोर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन सभी पेपरों में इसके आते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इस चार्ट में आपको दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर शिक्षा के संदर्भ में कुछ छिपाने या झूठी उपस्थिति दिखाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? यानी कोई चीज आप छुपाते हैं या कोई झूठी चीज दिखाते हैं तो वो क्या है आपका? क्लिक चेकिंग, क्लॉकिंग, स्पैम और बग। तो इसको क्लॉकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटर ड्राइवर क्या है? प्रिंटर ड्राइवर किसको कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वीएमवेयर और मॉलवेयर। तो देखो प्रिंटर ड्राइवर इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ड्राइवर सभी जितने भी ड्राइवर होते हैं, नॉट ओनली प्रिंटर ड्राइवर, सभी हार्डवेयर के साथ में एक ड्राइवर आता है जो कि उस हार्डवेयर को ऑपरेट करने में मदद करता है। ठीक है, तो वो उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको अपन सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि कौन सी बात यूनिक्स के संबंध में असत्य है? या एक स्थिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान नहीं करता है, या एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो देखो इसमें सारे कथन सत्य हैं एक को छोड़ करके, और वो है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उपलब्ध नहीं करवाता है, ऐसा नहीं है। यूनिक्स आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी उपलब्ध कराता है, तो यही वाला आपका इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पराशब्द यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये इसके 4 ऑप्शन है आपके, कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो आपका लास्ट वाला अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा को अल्ट्रासोनिक कंपन में बदलने के लिए किया जाता है, ये कथन आपका सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी एक इमेज कंपैरिजन तकनीक है जिसका उपयोग फैक्सिमाइल में किया जाता है? मॉडिफाइड हफमैन, मॉडिफाइड मिडफाइड रीड, मॉडिफाइड रीड और सुपर मॉडिफाइड हफमैन। तो इसमें आपका इमेज कंपैरिजन की जो तकनीक नहीं है वो है आपका सुपर मॉडिफाइड हफमैन तकनीक। ठीक है, ये इमेज कंपैरिजन के लिए उपयोग में नहीं आती है। तो मैंने पहले ही बताया 1-2 क्वेश्चन तो रहते हैं जो थोड़ा सा आउट रहेंगे। ठीक है, बाकी 52 क्वेश्चंस पूरा पेपर मैंने देखा है, बहुत आसान पेपर है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ पेपर है। अगर आपको कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आया है समझ में, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो या पर्सनली भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लास डी से संबंधित आईपी एड्रेस के पहले ऑक्टेट के उच्च ऑर्डर बिट्स हमेशा किस पर सेट रहते हैं? ठीक है, तो देखो क्लास डी का पूछा गया है, और क्लास डी का पहला ऑक्टेट हमेशा 255, 255, 255 0 इस पे आता है आपका। तो यहाँ पर 255 1 को दर्शाता है, यानी कि 3 बार 1 और 1 बार 0, ये इसका आंसर आएगा। 255, 255, 255 0 आपका। तो यहाँ पर 255 किसको दर्शाएगा? 1 को दर्शाता है, आपका ऑन को दर्शाता है, और वो तो 3 बार आपका 1 और 1 बार 0 रहेगा। ये आईओ सिस्टम में स्पूलिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? स्पूलिंग के संदर्भ में पूछा गया, स्पूलिंग क्या होती है? तो स्पूलर मुख्य मेमोरी में एक सीमित क्षेत्र होता है। स्पूलिंग बफरिंग से कम कुशल है। स्पूलिंग का कार्य के इनपुट आउटपुट को उसी कार्य के निष्पादन के साथ ओवरलैप करता है। बफरिंग की तुलना में स्पूलिंग एक अधिक कुशल तकनीक है। तो यही वाला आपका कथन क्या है? सत्य है आपका। बफरिंग की तुलना में स्पूलिंग एक अधिक कुशल तकनीक है। क्या होता है इन कंप्यूटिंग? स्पूलिंग इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग फॉर द पर्पज ऑफ कॉपिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइस। यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट में डेटा को मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में कॉपी करने के लिए ये तकनीक उपयोग में लाई जाती है। कौन सी? आपकी स्पूलिंग तकनीक। तो इस तकनीक को आपको याद रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है ये आपका क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका उपयोग होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने से संबंधित ये है। कमांड का उपयोग वर्तमान कार्यशील निर्देशिका के स्थान को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किस कमांड का उपयोग? वर्तमान कार्यशील निर्देशिका। देखो वर्तमान कार्यशील निर्देशिका का मतलब हो गया प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये लाइनेक्स से संबंधित क्वेश्चन है। लाइनेक्स के कमांड इसमें पूछे गए हैं, और पीडब्ल्यूडी जो है इसका आंसर बनेगा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए। तो इसका आंसर क्या है आपका? पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी इसका कमांड का उपयोग क्यों होता है आपका? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को दर्शाने के लिए। एलएस कमांड मैंने अभी आपको बताया था लिस्ट दर्शाने के लिए। कैट कमांड कंटेंट को स्क्रीन पर दर्शाने के लिए। एमडी कमांड इसकी होती नहीं है। एमडी कमांड जो है आपका डॉस में आती है डायरेक्टरी को बनाने के लिए। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट के कामकाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? इंटरनेट के लिए महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल का नाम पूछा गया है, तो कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल पूछा गया। वैसे तो सारे प्रोटोकॉल इंटरनेट के होते हैं आपके, ठीक है, बट टीसीपी आईपी इज अ मेन प्रोटोकॉल सूट फॉर इंटरनेट ट्रांसमिशन। इंटरनेट ट्रांसमिशन में अन्य जितने भी प्रोटोकॉल उपयोग में आते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? आपके टीसीपी आईपी के अंतर्गत आते हैं।
HTML पेज को पढ़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें HTML पेज को पढ़ने के लिए, यानी कि आप HTML पेज का डेटा कहां दर्शा सकते हैं, ये पूछा गया है सीधा सा। तो वेब ब्राउजर का उपयोग HTML पेज को पढ़ने के लिए किया जाता है। वेब सर्वर का उपयोग HTML पेजेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा वेब ब्राउजर। ठीक है, आप कुछ एक आध दो चार वेब ब्राउजर के अगर नाम पता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट इसको कर सकते हैं। डेटा को स्थानांतरित करने और गति को 224 गीगाबाइट पर सेकंड तक बढ़ाने की अनुमति देने के लिए लाइफाई सामान्यतः LED बल्ब का उपयोग करता है। इस संबंध में लाइफाई का अर्थ क्या है, यानी कि लाइफाई का फुल फॉर्म पूछा गया है। ये मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है, जब मैं आपको नेटवर्क कनेक्शन पढ़ाता हूं तब मैं आपको लाइफाई बताता हूं आपको। ठीक है, नेटवर्क का पहली चैप्टर में है ये आपका। क्या आंसर बनेगा इसका? लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी इज द आंसर ऑफ लाइफाई। वाईफाई का होता है आपका वायरलेस फिडेलिटी और लाइफाई का मतलब होता है लाइट फिडेलिटी। गूगल क्रोम ब्राउजर में यदि टेक्स्ट ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप टेक्स्ट का आकार कैसे बढ़ा सकते हैं? टेक्स्ट का साइज कैसे बढ़ाया जा सकता है पूछा गया है। शिफ्ट दबाए रखें और प्लस साइन दबाएं, एंटर दबाए रखें प्लस साइन दबाएं, कैप लॉक दबाए रखें प्लस साइन दबाएं, कंट्रोल दबाए रखें प्लस साइन दबाएं। तो देखो भाई, इसमें टेक्स्ट का आकार बढ़ाना यानी कि जूम करना। देखो उन्होंने सीधे सीधे कमांड नहीं पूछी, उन्होंने तो उसको घुमा दिया है थोड़ा सा। इन्होंने पूछा है कि स्क्रीन को जूम कैसे किया जाएगा, और स्क्रीन जूम करने के लिए आपको जो कमांड रहती है वो है कंट्रोल के साथ में प्लस दबाना है। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ में आप प्लस दबाओ। कंट्रोल के साथ में आप जब प्लस दबाओगे तो स्क्रीन क्या हो जाएगी? जूम हो जाएगी। और कंट्रोल के साथ में यदि माइनस दबाएंगे तो स्क्रीन अनजूम हो जाती है। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है जिसे इनक्रिप्शन एल्गोरिथम का उपयोग करके प्लेन टेक्स्ट में रूपांतरित किया जाता है। मतलब कौन सा टेक्स्ट इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है? इसमें से इनक्रिप्टेड टेक्स्ट किसको कहा जाता है? तो ये भी अपन पढ़ते ही हैं, कई बार मैंने बताया हुआ है। सिफर टेक्स्ट इसका आंसर बनेगा। ठीक है, सिफर टेक्स्ट इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है और नॉन इनक्रिप्टेड टेक्स्ट कौन सा होता है? प्लेन टेक्स्ट होता है। तो जो हम एंटर करते हैं, जो हम टाइप करते हैं वो प्लेन टेक्स्ट होता है, फिर उसको इनक्रिप्शन एल्गोरिथम के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है सिफर टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर सिफर टेक्स्ट है। यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो स्लीप मोड के समान काम करेगा, यानी कि स्लीप मोड किसके समान काम करेगा? तो इसमें स्लीप मोड किसके समान काम करता है? यहाँ पर स्टैंड बाय मोड के समान। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टैंड मोड को ही आप स्लीप मोड के रूप में यूज कर सकते हैं। हाइबरनेशन मोड अलग होता है आपका। ठीक है, हाइबरनेट मोड भी बोलते हैं, वो स्लीप मोड से ज्यादा टाइम के लिए अगर आपको कंप्यूटर पर काम नहीं करना है तो आप हाइबरनेशन मोड का यूज करते हैं, पर यहाँ पर स्लीप मोड का पूछा गया है। ऑनलाइन चैट से आपका अभिप्राय क्या है, यानी कि ऑनलाइन चैट क्या होता है आपका? तो इसका चौथा नंबर आंसर है। आप लोग सभी लोग चैटिंग करते ही होंगे। दो या दो से अधिक उपभोक्ताओं के बीच एक वास्तविक कॉल या रियल टाइम कॉल होता है या लिखित संवाद होता है, उसको क्या बोला जाता है? ऑनलाइन चैट कहा जाता है। यानी कि आप रियल टाइम में आप जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं, फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं, या आप जो है मैसेजिंग कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन चैट का एक एग्जाम्पल होता है। अगर आप फेस टू फेस बात करें तो वो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ जाता है या वीडियो कॉलिंग कहलाता है। आपका दोनों अलग अलग होते हैं, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलग है, वीडियो कॉलिंग अलग है, ऑनलाइन चैटिंग अलग है, पर ये सब रियल टाइम होता है आपका, यानी कि वर्तमान समय में दोनों यूजर्स का लॉगिन होना आवश्यक है। एक वेबसाइट का पहला पेज है जो आप देखते हैं वह क्या कहलाता है? होम पेज, मास्टर पेज, फर्स्ट पेज और बैनर पेज। यानी कि वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो वेबसाइट का पहला पेज निश्चित सी बात है होम पेज के नाम से जाना जाता है। कई बार अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है ये। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर का नाम पूछा गया है। तो देखो, अभी मैंने बताया भी था, अभी कुछ टाइम पहले ही आपका जून में जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने हमेशा के लिए बंद कर दिया है, यानी कि इसका आंसर बनेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 16 अगस्त 1995 को
जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बनाया था। थॉमस जेडर ने आपका इसको डेवलप किया था। मोजिला फायरफॉक्स को 23 सितंबर 2002 को मोजिला कंपनी ने ही बनाया था। क्रोम को गूगल कंपनी ने बनाया 2008 में, और सफारी को एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है 2003 में। तो इस तरीके से आपको हर ब्राउजर का कब बनाया और किसने बनाया ये मैंने यहाँ पर दर्शाया है। काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए, आगे के लिए भी इंपोर्टेंट है। एक शब्द है जो अवांछित और अनचाहे ईमेल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी किस शब्द का उपयोग ऐसे मेल के लिए उपयोग में लाया जाता है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, जिनको हमने जो है हमारे मेल बॉक्स में आ जाते हैं। ठीक है, स्पैम मेल कहलाता है आपका। कौन सा मेल है आपका? स्पैम मेल। ट्रैक चेंज एमएस वर्ड 2016 में निम्न में से किस टैब में उपलब्ध होता है? यानी कि ट्रैक चेंज कमांड कहाँ होती है? तो अपन तो बताते ही, मैं तो कहता ही हूँ आपका इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। तो ट्रैक चेंज कमांड कहाँ पे रहेगी आपकी? रेफरेंस में, रिव्यू में, व्यू में, या आपका पेज लेआउट में। तो ये कमांड आपका रिव्यू के अंदर होती है। कहाँ होती है? रिव्यू के अंदर। ठीक है, ट्रैक चेंज की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ई होती है, ये आपको याद रखना है। कंट्रोल शिफ्ट ई ट्रैक चेंज के लिए शॉर्टकट की होती है। ठीक है, आपने जो भी चेंजेस किए हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए ये कमांड उपयोग में आती है। फिर बाद में आप उन चेंजेस को परमानेंट रूप से एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट ई इसकी शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट या चयनित टेक्स्ट में वर्तनी और व्याकरण की जांच हेतु निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो वर्तनी की जांच यानी कि स्पेलिंग चेकिंग के लिए लगभग सबको पता रहता है F7 शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। एमएस पावरपॉइंट 2019 में टेक्स्ट बॉक्स के अंत में जाने के लिए क्या कुंजी संयोजन होगा? देखो, अब यहाँ पर 19 का क्वेश्चन आ गया, 2019 का आ गया। मैं एक बार क्लास में बता भी रहा था कि अब अगले जो क्वेश्चन आने हैं वो 19 से आएंगे, पर आपको चिंतित नहीं होना है। चाहे 19 हो, 16 हो, 13 हो या उससे प्रीवियस वर्जन हो, इस काम के लिए एक ही कोई की होती है। लास्ट में जाना है आपको, एंड में जाना है, अंत में जाना है, तो कंट्रोल प्लस एंड होगी आपकी। अगर प्रारंभ में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम होती है। तो इसका आंसर बनेगा आपका कंट्रोल प्लस एंड। अगला, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? 2022 में आया है। मैंने भी ये पढ़ाया हुआ है आपका परम प्रवेग कंप्यूटर आपका अभी आया है। ठीक है, भारत के अंदर ही बना है। तो परम प्रवेग की जो स्पीड है ना, सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी जो है वो 3.3 पेटाफ्लॉप है। इसकी जो गति है आपकी परम प्रवेग की 3.3 पेटाफ्लॉप, और ये विथ 10 सुपर कंप्यूटर्स एडिंग अप टू 17 पेटाफ्लॉप तक आपका ये जो है काम कर सकता है। और ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम आधारित होता है। आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। सेंटोस इसके अंदर आपका चलता है। तो ये बहुत इंपोर्टेंट जानकारी है। परम प्रवेग आपको नाम याद रखना है। एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में चार्ट में लीजेंड को जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सी घटना सही क्रम में है? ठीक है, चार्ट में अगर आप लीजेंड जोड़ना चाहते हो तो कहां से जोड़ोगे? तो देखो, लीजेंड मैंने बताया ना आपका कलर इंडिकेटर्स होता है आपका, कहां से जोड़ोगे? तो ये चार्ट के अंदर चार्ट एलिमेंट में जाना है और लीजेंड पर क्लिक करना है, तो आपका ये आ जाएगा। पहला वाला इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में द्वितीय लंबवत अक्षरेखा यानी सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस का परिमाण निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? यानी कि अगर आप एक चार्ट बना रहे हैं तो उसमें जो एक्सिस होता है, वर्टिकल रेखा जो होती है, वो क्या दर्शाती है आपकी? गैर संबंधित न होने वाली श्रृंखलाओं के मूल्य, चार्ट के वह मूल्य जो डेटा श्रृंखला से भिन्न है, संबंधित डेटा श्रृंखलाओं के मूल्य, और चार्ट के वह मूल्य जो एक डेटा श्रृंखला से दूसरी डेटा श्रृंखला में समान रहते हैं। ठीक है, तो संबंधित डेटा श्रृंखलाओं के मूल्य को ये दर्शाता है। ठीक है, इसका 3 नंबर आंसर है। आपको समझ में आया ये क्या है? जो चार्ट बनाते हैं तो उसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है नीचे और एक वर्टिकल में होता है आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की वैल्यू क्या दर्शाती है ये पूछा गया है इसमें।
नेक्स्ट, प्लॉट एरिया और उसके बाहर का क्षेत्र जिसमें लेवल और लीजेंड अक्सर एमएस एक्सेल में दिखाई देते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो अब ये भी चार्ट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, चार्ट जब अपन बनाते हैं तो जहां पर चार्ट बन के आया वो क्षेत्र तो प्लॉट एरिया है, उसके पीछे का जो क्षेत्र होता है यानी कि उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है। जहां पर चार्ट का टाइटल और आपका लीजेंड वगैरह सब कीज आती हैं वो क्या कहलाता है आपका, तो उसको चार्ट एरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, चार्ट एरिया। एक तो चार्ट एरिया हो गया आपका, फिर उसके ऊपर होता है प्लॉट एरिया। ठीक है, तो चार्ट एरिया इसका आंसर होगा। एमएस वर्ड 2016 में चेंज केस कमांड होम टैब के किस ग्रुप में मौजूद होती है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता है आपका। कौन सा, चेंज केस में से आपका। तो चेंज केस मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है आपको, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में ये कमांड रहती है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, फॉन्ट ग्रुप बनेगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में लेटर पेज साइज का डायमेंशन 8.5 इंटू कितना होता है आपका। लेटर का साइज पूछा गया है, सीधा सा बात है आपका, लेटर का साइज कितना होता है, जिसको पता है वो बता देगा आराम से। 8.5 इंटू 11 इंच होता है लेटर का साइज। ठीक है, 8.5 इंटू 11 इंच। अच्छा, और उसका अपन जो A4 का कितना होता है वो आप कमेंट करके मेरे को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सामान्य मार्जिन का चयन किया जाता है तो एमएस वर्ड दस्तावेज में टॉप और बॉटम का मार्जिन क्या होगा आपका। सामान्य मार्जिन का मतलब क्या होता है आपका, नॉर्मल मार्जिन अगर अपन सेट करते हैं तो टॉप ऑफ मार्जिन बॉटम मार्जिन कितना होगा। ये भी मैं हमेशा बताता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आता है आपका, और इसका आंसर है 1 इंच है आपका। मार्जिन में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपका, कंपलसरी है। ठीक है, और ये भी मैं कल ही मैंने पढ़ाया हुआ है, शायद सैटरडे को ही मैंने बताया था क्लास में कि टॉप और बॉटम का ही ज्यादातर पूछा जाता है। तो टॉप और बॉटम में कितना रहता है आपका, 1 इंच का रहता है। एमएस वर्ड में इंडेंट को हटाने के लिए हमें कर्सर को अनुच्छेद की पहली लाइन के कहां पर रखना होगा और बैक स्पेस की दबानी होगी। तो यानी कि इंडेंट जो है पैराग्राफ की पहली लाइन के स्टार्टिंग में रखना होता है। स्टार्टिंग का मतलब होता है आरंभ में रखना होगा, और फिर बैक स्पेस दबाओगे तो इंडेंट खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इंडेंट हटाने के लिए क्या करना होगा ये पूछा गया है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल आदि के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है आपके, ये पूछा गया है। कंपाइलर के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो मुझे लगता है बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, ये सबको पता है, मैंने बताया हुआ है कई बार। ईपीरोम की सामग्री या कंटेंट को किसके माध्यम से हटाया जा सकता है। तो ईपीरोम की सामग्री को किसके माध्यम से हटाया जा सकता है, तो विद्युतीय सिग्नल के माध्यम से, माइक्रो प्रोग्रामिंग के माध्यम से, यूवी किरणों के माध्यम से, असेंबली प्रोग्रामिंग के माध्यम से। देखो प्रोग्रामिंग के माध्यम से तो हटाया नहीं जाता, अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से हटाया जा सकता है। इनको किसके माध्यम से हटाया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से हटाया जाता है। विंडोज में एप्लीकेशंस को बंद करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि विंडोज में एप्लीकेशंस को अगर बंद करना है तो कौन सी विकल्प, ऑप्शंस उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो एप्लीकेशंस बंद करने के लिए पूछा गया है, तो मुझे लगता है पता होना चाहिए आपको, Alt F4 इसका उपयोग होता है। Alt F4 टू क्लोज द करंट एप्लीकेशन। एमएस पावरपॉइंट 2016 में किस मेन्यू में लेआउट विकल्प दिखाई देता है। यानी कि लेआउट कहां पे आपको दिखाई देता है, इंसर्ट मेन्यू में, होम मेन्यू में, व्यू में और डिजाइन मेन्यू में। लेआउट आपको कहां पे दिखाई देगा, तो लेआउट आपको होम मेन्यू के अंदर दिखाई देता है। एमएस एक्सेल का निम्न में से या इनमें से कौन सा फंक्शन किसी विशिष्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंत में कुछ निर्दिष्ट अक्षर या कैरेक्टर्स को रिटर्न के रूप में प्रदर्शित करता है। यानी कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंत के कुछ कैरेक्टर्स को बतलाता है। ठीक है, अब इसमें नाम पूछा गया है, तो अब इसमें देखो आपको अंत के कोई टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, यानी कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है, उसके अंत के कैरेक्टर निकालने हैं तो वो राइट फंक्शन होगा, और प्रारंभ के निकालने हैं तो लेफ्ट होगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर राइट बनेगा। नेक्स्ट,
वीडियो कॉल में तीन या अधिक स्थान पर परस्पर जुड़े होते हैं, जहां सभी प्रतिभागी एक दूसरे को देख व सुन सकते हैं। यानी किस प्रक्रिया में जो है 2 या 3 से ज्यादा स्थानों के लोग आपस में जुड़ करके एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। मल्टी पॉइंटिंग, सिंगल पॉइंटिंग, वर्चुअल पॉइंटिंग और रियल पॉइंटिंग। तो मल्टी पॉइंटिंग इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में को एक से आगे तक क्रमांकित किया जाता है। किसको एक से आगे तक क्रमांकित किया जाता है? ठीक है, कॉलम को, योग को, रो को और फ्लोर को। देखो, कॉलम को ए से आगे ले जाया जाता है, यानी ए बी सी डी, और रो को एक और एक के आगे ले जाया जाता है, 1 2 3 4। थोड़ा समझने की चीजें हैं ये, थोड़ा सा आप समझ जाओगे तो आराम से इसको कर लोगे। तो ये हमारे टोटल कंप्लीट 52 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आपको अगर इन 52 क्वेश्चंस में से कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और जो यहीं के हैं, शिवपुरी के हैं, वो मेरे से बात भी कर सकते हैं, क्लास में आकर के पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। और जल्दी से जल्दी मैं कोई एक अन्य पेपर आपको अपलोड करूंगा, इसमें कोई दूसरा पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।